हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था हुड का घोषणा पत्र। तो हुड का घोषणा पत्र कब आया था? वो आया था 1854 में। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब आया था? 1854 में। और हुड के घोषणा पत्र को क्या नाम दिया गया था? तो महाधिकार का नाम दिया गया था, ठीक है। महाधिकार पत्र कहा गया था। हुड के घोषणा पत्र को क्या कहा गया था? महाधिकार का पत्र कहा गया था। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हुड के घोषणा पत्र में क्या क्या सिफारिशें हुड ने की थी। पहला था शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। सेकेंड था शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। थर्ड था श्रृंखलाबद्ध विद्यालयों की स्थापना, मतलब स्टेप वाइज, जैसे पहले प्राथमिक स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय। इसके बाद उन्होंने जन शिक्षा विभाग के स्थापना की बात कही थी। फिर महिलाओं की शिक्षा के लिए कहा था कि महिलाओं के लिए अनुदान देने की घोषणा की थी। फिर उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही। फिर व्यावसायिक शिक्षा, भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, इस पर भी बात किया। फिर मुसलमानों की शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। तो ये सब क्या था? हुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें थी। हुड ने अपने घोषणा पत्र में ये सारी सिफारिशें, इन सारी बातों को रखा था। इसको हम लोगों ने पिछले के वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हुड के घोषणा पत्र के क्या गुण थे और क्या दोष थे, ठीक है। तो हम लोग गुण और दोष को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछता है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि हुड के घोषणा पत्र के गुण क्या थे या दोष बताइए, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें आज की क्लास। हुड के घोषणा पत्र के प्रमुख गुण कौन कौन से थे, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चले देखते हैं। देखिए, हुड के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, हुड ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र में शिक्षक प्रशिक्षक विद्यालय को खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया। देखिए, हुड ने क्या कहा अपने घोषणा पत्र में कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, शिक्षा का लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्कूल और विद्यालय खोलना चाहिए और शिक्षकों को अच्छा वेतन देना चाहिए, ठीक है। शिक्षकों को अच्छा वेतन देना चाहिए ताकि जो शिक्षक है वो अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाए। तो हुड का कहना क्या था कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमें स्कूल और विद्यालय खुलवाने चाहिए और शिक्षकों को अच्छा वेतन देना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आया सभी को? चले आगे देखते हैं। देखिए, इस घोषणा पत्र में प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। फ्रेंड्स देखिए, हुड ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि जो भारतीयों की शिक्षा है उसका पूरा दायित्व किस पे है? सरकार पे है, ठीक है। तो हुड के घोषणा पत्र में ये प्रथम बार अनुभव किया गया था कि जो भी शिक्षा का दायित्व है, भारतीयों की शिक्षा का दायित्व है, वो पूरी तरीके से किस पे है? सरकार पे है। जो ब्रिटिश सरकार है उस पे ही भारतीयों की शिक्षा का पूरा दायित्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। फ्रेंड्स देखिए, छनाई का सिद्धांत कौन लाया था? हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में पढ़ा था ना, मैकाले को पढ़ा था। मैकाले का जो निस्यंदन सिद्धांत था उसी को छन्नीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो मैकाले क्या बोला था कि हम सिर्फ जो भारत में जो बड़े लोग हैं, मतलब जैसे जमींदार हो गए, सिर्फ उनको शिक्षा देंगे, उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे और उच्च वर्ग के लोग चाहें तो अपने से निम्न वर्ग में शिक्षा का वितरण कर सकते हैं। तो उसी को मैकाले क्या कहा था कि ये छनाई का सिद्धांत है, छन्नीकरण का। शिक्षा छन छन के सबके पास तक जाएगी, निम्न वर्ग के लोगों तक जाएगी। तो जो हुड साहब थे वो छनाई के सिद्धांत को क्या किए? अस्वीकार किए। उनका ये कहना था कि शिक्षा सभी को दी जाए, जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया, ठीक है। हुड ने क्या कहा? जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया कि सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। इसलिए उन्होंने जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। किसने? हुड साहब ने, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक?
अभी तक के 3 पॉइंट समझ में आए सभी को, आप सभी को? आगे बढ़ें, चले आगे देखते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की। देखिए जो निर्धन छात्र हैं, जो निम्न वर्ग के छात्र हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, हुड ने अपने घोषणा पत्र में उसकी क्या सिफारिश की। तो ये हुड के घोषणा पत्र का गुण है, ठीक है, कि उन्होंने निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सिफारिश की। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं में पुस्तक लिखवाने की व्यवस्था की। ठीक है, देखिए हुड अभी तक जितने लोग थे सब क्या कर रहे थे, सब चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षा दी जाए, लेकिन जो हुड थे उन्होंने भारतीय भाषा, मतलब जो भारत की भाषा है, भारतीय भाषाओं में पुस्तक लिखवाने की व्यवस्था की। ठीक है, कि भारतीय भाषाओं को भी साथ में लेकर चला जाए। समझ में आया तक? चले देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए यह एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, हुड के घोषणा पत्र के बाद संपूर्ण देश में पहली बार शिक्षा योजना का जो एक हुड के घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश में, पूरे भारत में शिक्षा का एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। फ्रेंड्स देखिए हुड क्या कहे थे कि जो विद्यालय की स्थापना है उसे स्टेप वाइज होना चाहिए, पहले प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर स्कूल होना चाहिए, फिर इसके बाद आपका कॉलेज होना चाहिए, फिर विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो हुड ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिए जोर दिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि स्टेप वाइज स्टेप, जैसे बच्चा पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़े, फिर मिडिल स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में जाए, फिर हाई स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में जाए, फिर इसके बाद विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार से उन्होंने श्रृंखलाबद्ध तरीके से, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की व्यवस्था की। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही थी कि इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। ठीक है, हुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का स्थान दिया गया। इन्होंने ये भी कहा कि भारत में विश्वविद्यालय खोले जाएं, जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उन्हें उच्च शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए किया जाए, उनके लिए विश्वविद्यालय खोला जाए। तो हुड ने अपने घोषणा पत्र में सारी बात कही, जिससे बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक के शिक्षा को स्थान दिया। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट सभी को? ये था क्या, हुड के घोषणा पत्र के गुण थे। कौन कौन से गुण थे? सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि ढेर सारे स्कूल कॉलेज खोले जाए और शिक्षक को अच्छा वेतन दिया जाए। सेकंड इन्होंने कहा कि सेकंड इनकी बातों से ये लगा कि भारत की जो शिक्षा है उसका पूरा दायित्व सरकार पे है, जो ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे। और इन्होंने छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया। इनका ये कहना था कि सभी को शिक्षा दी जाए, जन शिक्षा का प्रसार किया। फिर नेक्स्ट इन्होंने निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। फिर इन्होंने भारतीय भाषाओं में पुस्तक भी लिखवाने की व्यवस्था की। और इसके बाद प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक के शिक्षा की व्यवस्था की। ये क्या था, हुड के घोषणा पत्र का गुण था। सबको समझ में आ गया, याद हो गया ना? देखिए कितना सिंपल ही तो है। पहला इन्होंने कहा कि अच्छे स्कूल, ढेर सारे स्कूल खोले जाए, अच्छे स्कूल खोले जाए, कॉलेजेस खोले जाए और टीचर को अच्छा वेतन मिले। सेकंड इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का पूरा दायित्व सरकार पर होना चाहिए। और फिर थर्ड इन्होंने ये कहा कि जो निर्धन छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जाए। फिर इन्होंने ये कहा कि जो भारत की भाषाएँ हैं उसमें पुस्तक को भारत की भाषाओं में भी पुस्तक लिखवानी चाहिए, मतलब कि भारत की भाषाओं को भी साथ साथ लेकर चलना चाहिए। फिर इन्होंने ये कहा, इनके गुण ये भी थे इनके पत्र के कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है। जो हुड का घोषणा पत्र था उनके गुण क्या क्या थे, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें।
चले आगे देखिए इनके अब गुण है तो कुछ दोष भी होंगे, तो हम लोग हुड के घोषणा पत्र के क्या क्या प्रमुख दोष हैं उनको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गुण सबको समझ में आ गया? हुड के घोषणा पत्र की क्या क्या अच्छी बातें थी सबको समझ में आया? चलिए अब देखते हैं हम लोग कि हुड के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष कौन कौन से थे। देखिए पहला पॉइंट है, सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया। फ्रेंड्स देखिए, शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से सरकार पर हो, ठीक है, तो इस तरीके से जो जैसे कि राज्य है, अलग अलग राज्य, जैसे देखिए अब क्या है, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है तो वो उत्तर प्रदेश के जो राज्य सरकार है पूरी तरीके से उन पे है। और लेकिन पहले क्या थी, जो सरकार जैसे उस टाइम ब्रिटिश सरकार थी भारत में ब्रिटिश सरकार था, तो उस पे पूरी तरीके से शिक्षा का दायित्व तो सौंप दिए थे, तो ये राज्य सरकार के अधीन हो गया था। ठीक है, और पूरा नौकरशाही की तरह काम करने लगा था। तो ये क्या है, इसका दोष है। ठीक है, सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूरी तरीके से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने की कि ब्रिटिश शासक को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। फ्रेंड्स देखिए, इनका ये इस उद्देश्य से शिक्षा दिए जाने लगा कि भारतीयों को इस उद्देश्य से शिक्षा दिया जाने लगा, सरकार इस उद्देश्य से शिक्षा दे रही थी कि जो भारत के लोग हैं वो ब्रिटिश शासक को क्या बनाए, मजबूत बनाने के लिए सरकार का सहयोग करे। ठीक है, इस उद्देश्य से क्या है, देखिए जब पूरी तरीके से भारतीयों की शिक्षा सरकार पर निर्भर हो गई तो ब्रिटिश सरकार ये चाहने लगी कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाएं। ठीक है, मजबूत बनाने के लिए सरकार का सहयोग करें। और नेक्स्ट है, व्यावसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण थी। ठीक है, जो व्यावसायिक शिक्षा की बात कही थी हुड साहब ने, जो कहा कि भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए ताकि भारत में बेरोजगारी कम हो और भारत के लोगों को सरकारी नौकरी के योग्य बनाना, तो ये क्या थी, दोषपूर्ण थी। ये चाहते थे कि भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य था कि भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना। इनका दूसरा उद्देश्य यही था कि भारतीयों को सरकारी नौकरी के योग्य बनाना। तो ये चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाए कि ये लोग सरकार का स्वामी भक्त बनकर रह जाए। ठीक है, सरकार जैसा कहे, जैसा ब्रिटिश सरकार कहे वैसे ही ये लोग काम करें। तो इस प्रकार से इनका जो व्यावसायिक शिक्षा था वो क्या था, दोषपूर्ण था। उसमें दोष था कि ये चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं सिर्फ ब्रिटिश सरकार के नौकर बन के रह जाए और उनका स्वामी भक्त बनकर रह जाए, जैसे ब्रिटिश सरकार कहे वैसे ये लोग काम करें। ठीक है, इसी उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा देने जाने लगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक पॉइंट सभी को? आगे बढ़े। अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा, क्या क्या, कि पूरी तरीके से शिक्षा का दायित्व सरकार को सौंपकर उसे राज्य के अधीन कर दिए, नौकरशाही चलने लगा। सेकंड हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपने ब्रिटिश शासक को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा भारत के लोगों का यूज़ करने लगी, मतलब कि भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने लगी कि वो ब्रिटिश सरकार की हेल्प कर सके उसको मजबूत बनाने में। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जो व्यावसायिक शिक्षा की बात की थी हुड साहब, उसका गलत यूज़ होने लगा। उसका सिर्फ यही उद्देश्य रह गया कि भारत के लोगों को सरकार का स्वामी भक्त बनाया जाए, कि जैसा कि ब्रिटिश सरकार कहे भारत के लोग वैसा ही करें। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन आंसू पोंछने के लिए किया गया। भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया गया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी रही, देसी भाषाएं विलुप्त हो गई। फ्रेंड्स, इन्होंने भारत की भाषाओं की बात तो
कही, लेकिन बहुत ही आंशिक रूप से, जैसे कि आंसू पोंछने का काम कर रहा था। जैसे कि हाँ ठीक है, जब भारत के लोग नहीं मान रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दे कि हाँ भारतीय भाषा का प्रोत्साहन कर रहे हैं, हम लोग भारतीय भाषा में भी पुस्तक छपवा रहे हैं। तो ये लॉलीपॉप का काम कर रहा था कि हाँ ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार हो रहे हैं तो इन्हें थोड़ा चॉकलेट दे के थोड़ा सा मना लेते हैं। तो ये क्या था, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन आंसू पोंछने के लिए किया गया। भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, मतलब बहुत ही कम लेवल पर भारतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया। मेन फोकस किस पे किया गया, अंग्रेजी ही माध्यम पर, जिससे क्या हुई, देसी भाषाएं विलुप्त हो गई। ठीक है, ज़्यादातर फोकस किस पे किया गया, अंग्रेजी पर ही किया गया था। ठीक है, तो ये क्या था, हुड के घोषणा पत्र का दोष था। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर की जाने लगी। भारतीय विद्यालय विदेशी साँचे में ढलने लगी। फ्रेंड्स देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, जितने भी विश्वविद्यालय इंडिया में खोले गए, वो लंदन का जो विश्वविद्यालय था उसको आदर्श मान करके, मतलब जिस तरीके से लंदन में विश्वविद्यालय था वही नियम, रूल, रेगुलेशन, उसी प्रकार से भारत में विश्वविद्यालय खोले जाने लगे। ठीक है, लंदन के यूनिवर्सिटी को आदर्श मानकर भारत में विश्वविद्यालय खोले जाने लगे, जिससे भारतीय विद्यालय जो थी वो विदेशी साँचे में ढलने लगी। ठीक है, ये क्या था, दोष था। हुड के घोषणा पत्र का ये दोष था कि ये तो बोल दिए कि हाँ विश्वविद्यालय खोला जाए भारत में, लेकिन वो जैसे कि लंदन यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे जो लंदन की विश्वविद्यालय होती है उसके बेस पे खोला गया था भारत में विश्वविद्यालय। ठीक है, उसको आदर्श मानकर। तो इस प्रकार से जो भारत के विद्यालय थे वो विदेशी साँचे में ढलने लगी। जैसा कि विदेश में सब कुछ था वैसे ही इंडिया में होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण छात्रों को भूगोल, इतिहास आदि विषयों का उचित ज्ञान न मिल सका। फ्रेंड्स देखिए, जो शिक्षा का माध्यम था वो अंग्रेजी होने के कारण जो छात्र थे, जो पढ़ रहे थे, उनको अब उनका मातृभाषा तो भारत में सबका अलग अलग है, तो अगर अंग्रेजी माध्यम से वो भूगोल, इतिहास सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनको उचित ज्ञान नहीं मिल सका, उनको सारी चीज़ें अच्छे से नहीं समझ आ पाई। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा का माध्यम क्या था, अंग्रेजी था। ठीक है, समझ में आया सबको कि हुड के घोषणा पत्र के दोष क्या क्या थे? अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो लिख लेंगे आप सभी पॉइंट वाइज करके। ठीक है, समझ में आया ना सभी को? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, भारतीयों की शिक्षा पर हुड के घोषणा पत्र का क्या प्रभाव पड़ा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर तुरंत से देख लिया कीजिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना चैप्टर पढ़ लिया सबका प्रीवियस ईयर में पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक से सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का ये होमवर्क है कि आप लोग उसको एक बार देख कर आएंगे ज़रूर से। ठीक है, क्योंकि आंसर आप लोग को करना है, तो आप लोग एक बार देख के ज़रूर आना कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सारे क्लास अच्छे से अटेंड किए होंगे तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है मेन पॉइंट जो है वही हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि बुक तो सभी के पास होगा, सिलेबस सभी को पता है क्या क्या पढ़ना है, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतने ही पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर आए, क्योंकि स्कोर बहुत मायने रखता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? और जल्दी से आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिए और पास हो जाइए सभी लोग, ताकि आने वाला सीटेट एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से दे पाएँ। ठीक है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर पास किए रहेंगे तभी सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो आई थिंक सीटेट का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक होगा, तब तक आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और आप लोग अच्छा नंबर लेकर आइए, फिर सीटेट एग्ज़ाम पास कीजिए, फिर इसके बाद आगे की तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं घोषणा पत्र, जो हुड का घोषणा पत्र था उसका भारतीय शिक्षा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। ठीक है, देखिए सन 1856 में, देखिए हुड का घोषणा पत्र कब आया था, 1854 में आया था। उसके 2 वर्ष बाद तक प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित
हुड ने क्या कहा था कि हर एक प्रांत में शिक्षा का विभाग होना चाहिए ताकि स्कूल कॉलेजेस की अच्छी से निगरानी हो सके। तो 2 साल में ही प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग को स्थापित कर दिया गया। ठीक है। सन 1857 में मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में विश्वविद्यालय खोले गए। ठीक है। और ये जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के विश्वविद्यालय है, ये किसको आदर्श मानकर खोले गए थे? लंदन के यूनिवर्सिटी को आदर्श मानकर खोले गए थे। ठीक है, समझ में आया? शैक्षिक योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि की गई तथा व्यक्तिगत विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली लागू कर दी गई। देखिए, शैक्षिक योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान में वृद्धि की गई, मतलब शिक्षा के योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान था, जो साल में जमा करना था अनुदान, उसमें क्या किया गया? वृद्धि किया गया। व्यक्तिगत विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली लागू कर दी गई। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1858 से 1882 तक देश में राजकीय विद्यालय की संख्या तीव्रता से बढ़ी। ठीक है, 1858 से 1882 तक पूरे देश में, पूरे भारत में राजकीय विद्यालयों की स्थापना तेजी से हुई, तीव्रता के साथ हुई। ईसाई मिशनरियों के भी साथ सरकार ने कड़ाई से रुख अपनाया। जो ईसाई मिशनरी थे, उनका क्या था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, मेन फोकस उनका यही था। तो उस पर भी जो सरकार था वो कड़ाई से रुख अपनाया, जिससे कि स्कूल में कोई भेदभाव न किया जाए, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया सभी को? तो ये था हुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर प्रभाव, कि हुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, कि पूरे प्रांत में शिक्षा विभाग खुल गया और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में विश्वविद्यालय खोले गए। शैक्षिक योजनाओं के लिए जो सरकार को अनुदान दी जा रही थी उसमें वृद्धि की गई और विद्यालयों की सहायता के लिए अनुदान प्रणाली लागू कर दी गई। और फिर इसके बाद बहुत सारे राज्य में स्कूल और विद्यालय खोले गए और जो मिशनरी लोग थे उनके साथ भी सरकार कड़ाई के साथ रुख अपनाया। ठीक है, समझ में आया सभी को? आप सभी को सारे पॉइंट जो हुड के घोषणा पत्र के गुण, दोष और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई सभी को? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर सभी को।